नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल और असम के दौरे पर थे, जहां उन्होंने घुसपैठियों के मुद्दे को उठाया तो ममता दीदी की सरकार को एसआईआर के विरोध करने पर घेरा है। पीएम खराब मौसम के कारण नादिया जिले नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने वहां विकास योजनाओं की शुरुआत की है। पीएम मोदी के दौरे में क्या रहा खास, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। होगी बात बांग्लादेश की, जहां फिर से हिंसक झड़पें शुरू हो गई है। दिखाएंगे खबर पाकिस्तान की, जहां इमरान खान और उनकी पत्नी को मिली है 17 साल की कड़ी सजा। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। असम दौरे पर पीएम मोदी ने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का किया शुभारंभ। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान असम की सुरक्षा और पहचान को दांव पर रखने पर लगाया आरोप। घुसपैठ के खिलाफ दोहराई डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में 3200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया शुभारंभ। घुसपैठ को पनाह देने को लेकर टीएमसी सरकार पर बरसे प्रधानमंत्री, कहा विकास को हाशिए में रख ममता सरकार केवल कट कमीशन में व्यस्त। शीतकालीन सत्र में अहम मुद्दों पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर भाजपा हमलावर। नेता प्रतिपक्ष पर लगाया देश विरोधी ताकतों के साथ साठगांठ का आरोप। सांप्रदायिक राजनीति को लेकर ममता बनर्जी पर भी लगाया सवालिया निशान। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा का सिलसिला जारी। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, हिंसा के पीछे कट्टरपंथी संगठनों का बड़ा हाथ। (2026) T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। सूर्य कुमार यादव कप्तान तो अक्षर पटेल बने उप कप्तान। ईशान किशन की टीम में वापसी, शुभमन गिल को नहीं मिली जगह। तो हमने आपको बताया जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आज बंगाल और असम के दौरे पर थे, तो आज गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो भी हुआ। उसकी कुछ झलकियां, तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
तो आपने देखी गुवाहाटी की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और प्रधानमंत्री का स्वागत इस्तकबाल किया और परंपरागत एक तरीके से असम की छटा भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री आज असम के दौरे पर थे, जहां उन्होंने गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ किया तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। असम की बेहतर कनेक्टिविटी में यह टर्मिनल एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में कहा है कि कांग्रेस ने असम के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया और आज भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं और ये घुसपैठिए असम के लोगों का हक छीन रहे हैं और यहाँ की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे के पहले दिन गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ। लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैले इस अत्याधुनिक टर्मिनल भवन में असमिया जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को शानदार ढंग से दर्शाया गया है। इस भवन की कुल क्षमता प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों की है। इसके निर्माण में लगभग 140 मीट्रिक टन बांस का इस्तेमाल हुआ है। बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक प्रगति और पर्यटन विकास में यह अत्याधुनिक टर्मिनल भवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम ने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। उनके योगदान को याद करते हुए पीएम ने कहा कि आजादी से पहले जब असम को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई जा रही थी और कांग्रेस भी इसका हिस्सा बनने जा रही थी, ऐसे में बारदोलोई जी अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने असम को देश से अलग होने से बचा लिया। पीएम ने कांग्रेस पर वोट बैंक बढ़ाने और मजहबी तुष्टीकरण के लिए आजादी के बाद भी असम विरोधी और देश विरोधी काम करने का आरोप लगाया। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों पर कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। पीएम ने असम के संसाधनों को गैरकानूनी और देश विरोधी अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए वर्तमान हिमंता सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि केंद्र भी इस दिशा में कदम उठा रहा है, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले अपने देश विरोधी एजेंडे में लगे हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है, लेकिन ये लोग घुसपैठियों के बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। इनके वकील कोर्ट में घुसपैठियों को बचाने की पैरवी कर रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए एफआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, तो इन लोगों को देश के हर कोने में तकलीफ हो रही है। पीएम ने कहा कि घुसपैठियों का समर्थन करने वाले असम के लोगों के हितों की रक्षा नहीं करेंगे। ये लोग यहाँ की जमीन और जंगलों पर किसी और का कब्जा होने देंगे। पीएम ने कहा कि इनकी देश विरोधी मानसिकता पुराने दौर की हिंसा और अशांति वाले हालात पैदा कर सकती है। पीएम ने जोर देकर कहा कि भाजपा असम की पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं और इस दरमियान उन्होंने यहां खास तौर पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी कर दिया है और इसी के साथ बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया। तमाम जिक्र भी यहां पर करते हुए नजर आए। पूर्व सरकारों के साथ साथ अभी के कामकाज का भी लेखा जोखा रखा और इसी के साथ असम को कैसे विकास की रास्ता पर आगे भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री लेकर जा रहे हैं, इसी का जिक्र आज इस खास तौर पर कार्यक्रम में देखने को मिला। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। तो वहीं असम से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में जाना था, लेकिन वहां के खराब मौसम के कारण वो वहां नहीं पहुंच पाए और उन्होंने फोन से ही एक चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर घुसपैठियों को बचाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही दुखद है। गो बैक मोदी के नारे तृणमूल के लोग लगा रहे हैं, जबकि अच्छा होता कि वो गो बैक घुसपैठिए के नारे लगाते। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है।
बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेफ्ट की सरकार ने त्रिपुरा को बर्बाद किया था, वैसा ही काम टीएमसी बंगाल में कर रही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध तक कर रही है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। साथियों, हमारे बगल में त्रिपुरा देखिए, कम्युनिस्टों ने, लाल झंडे वालों ने, लेफ्टिस्टों ने 30 साल तक त्रिपुरा को बर्बाद कर दिया था। त्रिपुरा की जनता ने हमें मौका दिया, हमने त्रिपुरा की जनता के सपनों के अनुरूप त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बंगाल में भी लाल झंडे वालों से मुक्ति मिली। आशा थी कि लेफ्ट वालों के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से टीएमसी ने लेफ्ट वालों की जितनी बुराइयां थी, उन सारी बुराइयों को और उन सारे लोगों को भी अपने में समा लिया, और इसलिए अनेक गुना बुराइयां बढ़ गई। और उसी का परिणाम है कि त्रिपुरा तेज गति से बढ़ रहा है और बंगाल टीएमसी के कारण तेज गति से तबाह हो रहा है। साथियों, बंगाल को बीजेपी की एक ऐसी सरकार चाहिए जो डबल इंजन की गति से बंगाल के गौरव को फिर से लौटाने के लिए काम करे। तो मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास कार्यक्रम में तो शामिल नहीं हो पाए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रिमोट का बटन दबाकर परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने फोन पर दिए गए संदेश में कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कोलकाता से सिलीगुड़ी तक जाने में लगने वाले समय में 2 घंटे की कमी आएगी। उन्होंने कहा कि वे राज्य के विकास के लिए काम करते रहेंगे। बराजगुली से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है। आज बारासात से बराजगुली तक भी 4 लेन सड़क पर काम शुरू हुआ है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट से इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन का विस्तार होगा। तो प्रधानमंत्री बंगाल और असम के दौरे पर रहे और उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन सीधे तौर पर एक चिंता उन्होंने जाहिर की दोनों ही राज्यों में, वो थी घुसपैठ को लेकर। और ये अपने आप में बंगाल और असम में लंबे समय से एक बड़ा समस्या का कारण रहा, लेकिन इसकी राजनीतिक तरीके से सियासत भी लगातार इस मुद्दे पर गर्माती रही है। इसी बड़ी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, घुसपैठियों का विरोध, बढ़ा राजनीतिक गतिरोध, क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री ने इन तमाम विषयों पर अपनी बात को साफ तरीके से रखा है। और इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। सौरभ सिकदर जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा भास्कर सिन्हा रॉय जी हैं,
टीएमसी के नेता हैं। शेखर अय्यर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविशंकर रवि एडिटर दैनिक पूर्वोदय और वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले भास्कर जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि साहब टीएमसी ये तो कह रही है कि साहब गो बैक मोदी, लेकिन गो बैक घुसपैठिया नहीं कह रही है, और आप लोग घुसपैठियों के समर्थन में रहते हैं और ये आपकी सियासत को एक तरीके से मुफीद रहता है, आपको एक फायदा मिलता है इन सब चीजों को, इसीलिए आप घुसपैठ का विरोध नहीं करते, इसीलिए एसआईआर का भी विरोध करते हैं आप लोग। भास्कर जी देखिए, बात यह है कि प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहेंगे तो उसका तो जिम्मेदारी रहना चाहिए, लेकिन उनका जिम्मेदारी किस जिम्मेदारी से ये बात कर रहे हैं मालूम नहीं है। अच्छा देखिए, एसआईआर हो चुका है, कितने घुसपैठिया का नाम आपके पास है ये आंकड़ा दीजिएगा हमें, और कितने बांग्लादेशी को मिला है ये भी आंकड़ा दीजिएगा। टीएमसी के खिलाफ जिन्होंने जो बात कहे वो सरासर झूठ है, और मैं बोल रहा हूं आज वो जा नहीं पाए, इसके कारण यह है वहां पर लोग जमा नहीं कर पाए उन लोग, और 4 व्यक्तियों का मौत हो गया। इतना मिसमैनेजमेंट था, 4 व्यक्तियों का मौत हो गया, और उसके लिए क्या प्रधानमंत्री का क्या वक्तव्य है मुझे मालूम नहीं है। टीएमसी के खिलाफ जो बात उन्होंने कहे एकदम सरासर झूठ है, और उसके कोई जिम्मेदारी से बात नहीं किया। अगर घुसपैठिया को रोकने का काम जिसका है बीएसएफ काम से, मतलब बीएसएफ क्या काम किया ये सवाल भी उठना चाहिए था, लेकिन ये सवाल उन्होंने उठाया नहीं। टीएमसी से कोई मतलब नहीं है घुसपैठिया को, कोई मतलब उनको उनके लिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। भास्कर जी ये जो आप कह रहे हैं कि मतलब घुसपैठ की जिम्मेदारी बीएसएफ की और ये मसले पे कहा नहीं, बात हुई नहीं, ये संसद में उठ चुका है और उसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि बंगाल की राज्य सरकार बची हुई जगह पे सीमा चौकी बनाने के लिए वहां पे जमीन नहीं दे रही, इसलिए अपने आप में ये समस्या बनी हुई। और पहले के समय में ऐसे जो लोग इन्फिल्ट्रेट करके आ गए हैं उनको सबसे ज्यादा अगर कहीं से कागज बन रहे हैं तो 24 नॉर्थ 24 परगना से, ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड संसद में बोली है। भास्कर जी देखिए, बात यह है कि बॉर्डर सुरक्षा रखने के लिए बहुत सारे सिस्टम है, जैसे इंटेलिजेंस है, कैमरा है, खुफिया एजेंसी है। आप घुसने के लिए आप जहां पर पानी है वहां पर क्या बॉर्डर दीजिएगा आपको, आप बॉर्डर नहीं है, लेकिन राज्य सरकार जमीन क्यों नहीं उपलब्ध करा रही, सवाल ये आता है। कितने लोग घुसे, सुनिए अरे आप ही को सुन रहा हूं सर, आप ही को सुन रहा हूं। राज्य सरकार जमीन क्यों नहीं उपलब्ध करा रही जो उसे देनी है? जितना जब बात कर रहे हैं और इसका पॉलिटिकली मोटिवेटेड बात है, और बीएसएफ का सीमा बढ़ाया गया उसके बाद भी। सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि राज्य सरकार जमीन क्यों नहीं दे रही, ये मसला लंबे समय चला रहा है। खैर मैं बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। सौरभ जी वो ये कह रहे हैं कि साहब मुख्य मुद्दों पे आप बात नहीं करते हो, प्रधानमंत्री ने भी उस बात की जिम्मेदारी नहीं ली। साहब एसआईआर की प्रक्रिया लगभग जो फर्स्ट फेज है वो खत्म हुआ एक तरीके से, अभी तक आप घुसपैठिया नहीं बता पा रहे हैं कौन है। सौरभ जी देखिए, प्रधानमंत्री जी को अपना जिम्मेदारी का एहसास खूब है और उसका चिंता तृणमूल वालों को नहीं करना है। दूसरी नंबर है कि भास्कर दा को मैं ये बोलना चाहता हूं कि पूरा सूची तो आने दीजिए, पूरा हियरिंग तो आने दीजिए, उसके बाद कितने घुसपैठी थे और कितने फेक वोटर था सारा चीज पब्लिश किया जाएगा। देखिए, आप ही लोगों ने दिखाया था आशीष जी के जिस दिन से एसआईआर शुरू हुआ था और किस तादाद से लोग बांग्लादेश के बॉर्डर में लाइन लगा के खड़े हुए थे कि कब उसको बॉर्डर खोल दिया जाए और बांग्लादेश वापस चले जाए। तो ये लोग कौन थे? ये लोग अगर फेक वोटर्स नहीं थे तो इन लोगों को भागने का इतना जल्दी क्यों था? अगर ये लोग सालों से रह रहा था बंगाल में, मैं मान लीजिए जैसे भास्कर जी बोल रहा है सारा कुछ फेल्योर था, लेकिन ये लोग रह रहे थे, ये तो जरूरी था ना, ये तो सच है ना। तो सच होने के बावजूद भी ये लोग अगर फेक वोटर नहीं था तो ये लोग क्यों वापस भाग नहीं? तो सौरभ जी वो कह रहा है अगर ये आए भी हैं लोग जो इन्फिल्ट्रेटर है, घुसपैठी है, तो बीएसएफ की जिम्मेदारी है, केंद्र में आपकी सरकार, वो कह रहे साहब आप लोग जिम्मेदार उसके लिए। सौरभ जी माननीय गृह मंत्री जी बयान देके बोला है कि सारे भारत में जहां जहां बॉर्डर है सब जगह पे फेंसिंग हो गया, बंगाल का 580 किलोमीटर खाली बाकी है। क्यों? कि बंगाल गवर्नमेंट ने जमीन नहीं दिया, जो आप अभी बोल रहे थे। अब जमीन इसीलिए ना नहीं दिया कि वहां से घुसपैठ हो, ये बंगाल गवर्नमेंट मांग रहा है। देखिए, बीएसएफ जैसे ही एक्टिव हो जाता है, ऐसे में आपको सैकड़ों घटना का उदाहरण दे सकता हूं कि बीएसएफ जवान को बंगाल पुलिस पकड़ के थाने में लेके गया क्योंकि वो घुसपैठी पकड़ने के लिए गांव में घुस गया था। यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है घुसपैठियों को,
वहां के बाद कैसे मैकेनिज्म क्या है कि उसके बाद क्या है कि वहां का पंचायत सदस्य से एक सर्टिफिकेट लेके उसका पैन कार्ड बनता है, राशन कार्ड बनता है, राशन कार्ड के आधार पे वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनता है और पूरा इंडिया में फैल जाता है। फिर ये ठीक है शेखर अय्यर जी, ठीक है सौरभ जी, ओके, यही जो है तृणमूल कांग्रेस का वोट शेखर अय्यर जी, इसी वोट से ममता बनर्जी जीतते हैं। भास्कर जी बाकी मेहमान मैं आता हूं आपके पास। मैं आपसे शुरू किया तो मैं आऊंगा आपके पास में। शेखर जी, सवाल यही कि क्या पश्चिम बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ की समस्या लंबे समय से होने के बाद बहुत सी चीजें पब्लिक डोमेन में स्टैब्लिश हो चुकी हैं, ये कैसे हुआ, कैसे हो रहा है और कौन इसके पीछे है? राजनीतिक संरक्षण क्या बंगाल में साफ तौर पे मिलता है? इसकी वजह से ये एक तरीके से घुसपैठ और घुसपैठिए फल फूलते हैं। हरिद्वारी, इस विषय पे कोई संदेह नहीं है। देखिए, स्वयं ममता बनर्जी जब यहाँ पार्लियामेंट में मेंबर थे, जब नरसिम्हा राव साहब गवर्नमेंट की सरकार यहाँ पे केंद्र में और वामपंथियों की सरकार वहां चल रही थी पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी ने स्वयं ये एलिगेशन किया कि लेफ्ट फ्रंट सरकार घुसपैठियों को अलाउ कर रही है, उनको वोटर बना रही है, इसलिए तो हमेशा जीते आती है। और उसको लेकर बहुत परेशान हुए ममता बनर्जी ने कि वहां पे एक सिस्टम हो गया है, एक व्यवस्था बन गई है, एक बड़ा रैकेट चल रहा है जहां पे लोगों को अंदर लाने में एक साइंटिफिक तरह से एक है, जिसमें कुछ पैसे के लिए 2000 के लिए आधार कार्ड, 2000 के लिए आपके पैन कार्ड, 2000 के लिए आपके वोटर कार्ड बन जाता था। ये है, ये ममता बनर्जी स्वयं पार्लियामेंट में बोले, बार बार बोले, जैसे ही सत्ता में आए वही सिस्टम रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। वही सिस्टम उनको लग रहा था कि तृणमूल के लिए ये भी सुविधा है। ये सच बात है, ये बंगाल के सब लोग बोलेंगे। उसका उदाहरण भी मैं दे देता हूं। जितने बॉर्डर के जितने जिले हैं वहां पे जनसंख्या किस तरह बढ़ी है, किन लोगों की बढ़ी है, और जब भी बीएसएफ कोई कार्रवाई की है उन पर कुछ लोगों को उत्साह करके किसने अटैक करवाया है, ये सारे कई घटनाएं, स्मगलिंग रोकने के समय क्या हुआ है, और लगातार किस तरह वहां पे बीएसएफ को किस तरह कोऑपरेशन मिली है लोकल अथॉरिटी से, ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, ये एसआईआर को विरोध करने का कारण क्या था? अब देखिए, एसआईआर कंप्लीट हो चुका है जी, अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में निकला है। भाई देखिए, केवल एसआईआर घुसपैठियों को डिटेक्ट करने के लिए नहीं था, ये केवल जो जेन्युइन भारतीय नागरिक है वही वोट कर सकते हैं, ये हमारे संविधान में है। इलेक्शन कमीशन को एक पावर दिया गया है, जो जेन्युइन इंडियन सिटीजन है और जो जीवित है। देखिए, दूसरी बात, जो जीवित है, लेकिन कई लोग जो डेड एंड गॉन है उनका नाम था और उन पर वोट गिर रहा था। बिल्कुल, और शायद वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के लिए पूरी प्रक्रिया की बात चल रही है। मैं आता हूं आपके पास में। रविशंकर रवि जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एडिटर हैं दैनिक पूर्वोदय के वरिष्ठ पत्रकार। क्योंकि असम में भी प्रधानमंत्री ने जब अपनी बात रखी है तो साफ तौर पर असम जैसे राज्य में घुसपैठ का मसला और जिसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी के इतर भी सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया और कई प्रकार की बातें स्टैब्लिश एक तरीके से हुई हैं, लेकिन अभी भी एक प्रकार का राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं लंबे समय से, दशकों से दिखाई पड़ता रहा है। रवि जी, आपको लगता है कि एक पूरा मसला है, पूरा एक इतिहास है और अभी मौजूदा की राजनीति भी कहीं ना कहीं घुसपैठ के मसले के इर्द गिर्द असम में घूम रही है? जी बिल्कुल, और इस बात को प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषण में कहा कि किस तरह से जो घुसपैठी असम में आए हैं उन्होंने जंगलों पर कब्जा कर लिया है और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, इवन श्रीमंत शंकर देव की जो जन्म स्थली है बटरदवा, वहां पर भी काफी ज्यादा अतिक्रमण हो गया था। उस अतिक्रमण को हटाया गया है और माननीय गृह मंत्री आने वाले हैं बटरदवा के विकास पर। तो प्रधानमंत्री ने जिन बातों को रेखांकित किया है वह बहुत हद तक यहाँ पर चीजें दिखती हैं। निश्चित रूप से इस सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ और उनके अतिक्रमण के खिलाफ लगातार काम किया है और उसके परिणाम भी सामने आए हैं। लेकिन उसके लिए जो एक लिटिगेशन का मामला है, हर चीज में लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाना, उससे प्रक्रिया जरूर धीमी हुई है। लेकिन फिलहाल असम में जिस ढंग से घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जिस ढंग से यहाँ पर लगातार संदिग्ध वोटरों की सूची का काम, यहाँ पर एसआईआर तो नहीं है लेकिन स्पेशल डिवीजन का भी काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से स्टेप बाय स्टेप चीजें अब बदल रही हैं, माहौल बदल रहा है। यहाँ पर जो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो जुड़े हुए इलाके हैं वहां पर लगातार बात हो रही है कि जो एनआरसी असम में हुआ था उसका पुनरीक्षण की जरूरत है। और प्रधानमंत्री के इस बयान में इस बात का स्पष्ट
पूरी तरह से अस्पष्ट था जी। किस तरह से घुसपैठियों ने जो असम की जो सांस्कृतिक पहचान है, जो धार्मिक पहचान है, उस पर भी किस तरह से हमला किया है जी। और उससे कैसे बचने की जरूरत है और उन्हें बचाने के लिए तरह तरह के जो राजनीतिक षड्यंत्र चल रहे हैं उससे असम के लोगों को कैसे सुरक्षित बिल्कुल, और किया। डेमोग्राफी भी कैसे बदली है वो भी साफ तौर पे स्थापित है। भास्कर जी, एक बार फिर से आपके पास आता हूं और बात बंगाल में घुसपैठ की करते हैं। जो बात शेखर जी ने कही बहुत महत्वपूर्ण है कि ममता दीदी जब सरकार में नहीं थी, सीएम बनने से पहले, उस वक्त वो सीधे तौर पर इस पूरे मसले पर, घुसपैठ के मसले पे मुखर होती थी। अब उनका डबल स्टैंडर्ड दिखाई पड़ता है, वो दोहरा तरीका दिखाई पड़ता है। अब वो इस पूरे मामले पर एक वोट बैंक की राजनीति करती दिखाई पड़ रही है। संसद में उन्होंने बयान दिए सारी चीजों के। भास्कर जी, अच्छा, घुसपैठिया कहां से घुस रहे हैं? असम से नहीं घुस रहे हैं, त्रिपुरा से नहीं घुस रहे हैं, सिर्फ आपको बंगाली दिखाई देता है। सर, आप बंगाल को सरकार का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं ये वाला। मैं बोल रहा जी हूं। हाँ। और असम से घुस के बंगाल में घुस जाते हैं, त्रिपुरा घुस के बंगाल में घुस जाते हैं। मतलब आप मान रहे हैं ना सर? नहीं, आप मान रहे हैं ना कि है बंगाल में घुसपैठिए? तो अगर है तो इसकी जिम्मेदारी किसको लेना पड़ेगा? वही बात, ये राज्य और केंद्र मिलके देश के विरोधी लोगों को निकालेंगे। सर, इसमें सियासत क्यों? भास्कर जी, वही बात है ना, इसमें सियासत क्यों? राज्य और केंद्र मिलके इसको निकालेंगे। राज्य सरकार वो सहयोग करती नजर नहीं आती। हम लोग आज भी नहीं चाहते हैं कोई घुसपैठिया रहे, लेकिन ये घुसपैठिया को निकालने का जिम्मेदारी क्या हम लोग लेंगे? राज्य सरकार लेंगे या केंद्रीय बीएसएफ का डिपार्टमेंट लेंगे? जी, ये जो है ना, आप घुसने देते क्यों? अब असम में ये कहिए। ठीक है सौरभ जी, वो कह रहे हैं कि साहब त्रिपुरा से और असम से भी घुसपैठ हो रही है, सिर्फ बंगाल ही पे ही निशाना क्यों? जल्दी से सौरभ जी। सर, हम तो ये कहते हैं कि बंगाल पुलिस जितने घुसपैठियों को चिन्हित करके देगा, ये जिम्मेदारी लेके कहता हूं, उसमें 100% हम वापस पुशबैक करेंगे। हाँ। बंगाल पुलिस देश के लिए काम करे ना जी, वो बंगाल पुलिस भी तो देश का हिस्सा है। अगर घुसपैठिया है, भास्कर जी जब मान रहा है, तो बंगाल पुलिस क्यों उसको चिन्हित करके बीएसएफ के हाथ में नहीं देते? वो 100% उसको पुशबैक करेंगे जी। दूसरी बात है, जहां पे त्रिपुरा और असम की बात हो रहा है जी, यहाँ पे गंगा उल्टी बह रहा है, वो बंगाल होकर त्रिपुरा और असम जाते हैं। असम और त्रिपुरा से घुसपैठ ठीक है, थोड़ा समय सीमित है। शेखर जी, जल्दी से। शेखर जी, इस राष्ट्रीय समस्या पे क्या राजनीतिक बयानबाजी होगी, एक समाधान भी निकलेगा? शेखर जी, देखिए, समाधान बहुत जरूरी है। और मैं दूसरी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हरेंद्र जी, ये जो मुहिम केंद्र सरकार ने चलाई है, ये कतई बांग्ला भाषा बोलने वाले के खिलाफ नहीं है जी, क्योंकि बार बार ये कोशिश की जा रही है कि बांग्ला बोलने वाले के खिलाफ है। ये बांग्ला बोलने वाले के खिलाफ नहीं है। जो घुसपैठ बांग्लादेश से आए हुए हैं, हो सकता है वो बांग्ला बोलते होंगे, लेकिन बात उन्हीं की है। क्योंकि बार बार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश हुई है, भाई ये तो बांग्ला भाषा बोलने वाले के खिलाफ है, हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों के खिलाफ है। इस तरह की बातें भी की बिल्कुल, ये जी बिल्कुल, ये जो मैं मानता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। ये सरासर भ्रम फैलाने के काम है। जी रविशंकर जी, जल्दी से, क्योंकि असली हक तो जो असम के मूल निवासी हैं उनका मारा जा रहा है इस घुसपैठ के चलते। वो एक जो पूरी पहचान है वो छिनती जा रही है, और इस पहचान का नुकसान असम के मूल निवासी, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, उनके भी साथ एक तरीके से गलत ही हो रहा है। नहीं, यही चीज फर्क हो, ये जो हिंदू मुसलमान का चक्कर लगकर जो कंफ्यूजन की स्थिति होती है, असम के जो खिलंजिया मुसलमान हैं उनको कहीं कोई परेशानी नहीं है, उनको सरकार में नौकरी भी मिल रही है और उनको आगे बढ़ने के तमाम अवसर मिल रहे हैं जी। लेकिन समस्या इन घुसपैठियों से है और उन संदिग्ध लोगों से है जो देश के हितों के खिलाफ काम करते हैं, और जो असम की जो संपदा है, चाहे वो नदी का चर का इलाका हो या जो जंगल का इलाका हो, सारे जंगलों को काट कर बेच रहे हैं लोग, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो जंगलों में अंदर जाकर बसे हुए हैं। अब जाकर असम सरकार ने उनकी पहचान की ऐसे लोगों की और उनको जंगलों से बाहर बिल्कुल, लेकिन अब जब कार्रवाई हो रही है तो उसको भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, और ये वोट बैंक की राजनीति शायद राष्ट्रीय हित पे भारी पड़ सकती है। फिलहाल समय इतनी अनुमति दे रहा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक
टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Excuse me? यस सर। Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cafes. बैग पे खाना नहीं है सर। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। बीजेपी ने एक बार राहुल गांधी पर फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि वैसे तो राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण मौकों पर वो देश से गायब रहते हैं और विदेशी दौरों पर नजर आते हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी के सरकार और TMC पर भी हमला बोला है, क्योंकि वो लोग सांप्रदायिक राजनीति बंगाल में कर रहे हैं, जिसका फायदा एक तरीके से उन्हें तो वोट बैंक के तौर पे मिलता है, लेकिन उसका खामियाजा बंगाल और देश को भुगतना पड़ता है। विदेशी धरती पर बेतुके बयानों और देश में अहम गतिविधियों और क्षणों में विदेशों का रुख करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कई बार सवालों के घेरे में रह चुके हैं। वहीं बीते शीतकालीन सत्र में अहम मुद्दों पर चर्चा के दौरान एक बार फिर कांग्रेस नेता की गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भूमिका और जिम्मेदारी पर सवालिया निशान लगाया है। विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करना, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे मिलना, ये काम और कोई नहीं भारत के अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में, और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में सनातन विरोधी बयानों को लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के इशारों पर पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के इशारे पर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, भगवान राम का अपमान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इससे हर हिंदू को बहुत पीड़ा भी है और वो आहत भी है। भाजपा ने जहां एक और नेता प्रतिपक्ष पर अपरिपक्वता का आरोप लगाया है, वहीं पश्चिम बंगाल में लगातार बिगड़ते हालात को लेकर ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी जान चुकी हैं कि वे इस बार जनाधार खो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों
क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और बात बांग्लादेश की, बीते साल से ही जब से वहां पे हसीना सरकार अपदस्त हुई, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं जो बंगाल है वो सुलगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कई प्रकार के हिंसक झड़पों का एक बड़ा दौर देखने को मिला है और बीते 3 दिनों से एक बार फिर से बांग्लादेश कहीं ना कहीं सुलगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसकी बड़ी वजह है कि पिछले साल के जो आंदोलन हुए थे उसमें एक बड़े नेता उस्मान हादी की मृत्यु के बाद में एक बार फिर से हिंसक झड़पें बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं। इन सारी झड़पों के पीछे, या कहा जाए सुलगती हुई घटनाओं के पीछे, तमाम कट्टरपंथी धड़ों का हाथ बताया जा रहा है। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, निशाने पर हिंदू और अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू युवक की हत्या, शव से क्रूरता। बांग्लादेश में कट्टरपंथ को कौन दे रहा बढ़ावा? बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। 3 दिन से बांग्लादेश की सड़कों पर कोहराम मचा है। दरअसल जुलाई 2024 के आंदोलन के प्रमुख नेता और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका समेत कई शहरों में हिंसा भड़क गई और हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने कई जिलों में भारी आगजनी, हमले और तोड़फोड़ की। वहीं बांग्लादेश में हिंदू एक बार फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर है। मैमेन सिंह शहर में ईश निंदा को लेकर भीड़ ने 25 साल के हिंदू युवक दीपूचंद दास की पीट कर हत्या कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके शव के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। हिंदू युवक की हत्या को लेकर भारत में भी गुस्सा है। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो किसी के लिए ठीक नहीं हो रहा है। भारत का विरोध करके वहाँ राजनीति चमकाने का प्रयास चल रहा है। ये सारे जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे की उद्देश्य वहाँ का चुनाव को टालने का। बांग्लादेश इस समय इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथियों का गढ़ बन चुका है। जिस प्रकार से अमानवीय अत्याचार हिंदुओं और काफिरों पर हो रहे हैं, वो सारी की सारी मानवता को शर्मसार करने वाले हैं और वहाँ का शासन, प्रशासन और सरकार मौन व्रत धारण किए हुए है। Government will have to monitor the situation very carefully. They will certainly, at the level of the High Commission in Dhaka, reach out to the government and the authorities in Dhaka and request them to do whatever they can to calm down the situation. हिंदू युवक की हत्या से मामला और गर्मा गया तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार हरकत में आई और संदिग्ध के तौर पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस बीच कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच शनिवार को उस्मान हादी का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि फरवरी में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार के दौरान 12 दिसंबर को कट्टरपंथी युवा नेता उस्मान हादी को गोली मारी गई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ। इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी। शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में उस्मान हादी प्रमुख नेता के तौर पर उभरा था। पिछले साल अगस्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बाद से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कई घटनाएं हुई, जिनका असर हिंदुओं पर भी पड़ा। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर कट्टरवाद को बढ़ावा देने का आरोप है।
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की अनदेखी के बीच इस्लामिक कट्टरपंथी फिर से सक्रिय हो गए हैं, जिन पर हसीना सरकार ने प्रतिबंध लगाए थे। एक शहर में धार्मिक कट्टरपंथियों ने युवा महिलाओं को फुटबॉल खेलने पर रोक लगाने की घोषणा की थी। हजारों हिंदुओं की हत्या, महिलाओं का रेप और जबरन धर्मांतरण के कई मामले भी सामने आए थे। बांग्लादेश के ये हालात एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाले हैं। हिंसा और कट्टरपंथ के बीच अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि अंतरिम सरकार इस्लामिक कट्टरवाद को लेकर क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बांग्लादेश के बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 17 साल की कड़ी सजा सुनाई गई है। इस अदालती फैसले के बाद पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर से उबाल देखने को मिल रहा है। जहां इमरान खान की पार्टी, उनके कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर इसका विरोध कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इस फैसले के विरोध में वहां के हालात और खराब होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इमरान खान पहले से ही जेल में बंद है। पाकिस्तान में तोशाखाना मामले को लेकर राजनीति चरम पर है। कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल की कड़ी सजा सुनाई है। सजा के ऐलान के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इमरान खान के समर्थकों में इसको लेकर भारी रोष और गुस्सा है। दरअसल संघीय जांच एजेंसी FIA की विशेष अदालत ने शनिवार को तोशाखाना 2 मामले में दोनों को 17 साल की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना भरने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पहले से ही अन्य मामलों में जेल में सजा काट रहे इमरान खान के लिए कोर्ट के इस निर्णय से राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के लिए ये एक बड़ा झटका है। यह मामला मई 2021 का है, जब इमरान खान को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने एक आधिकारिक दौरे के दौरान बुल्गारी ब्रांड का महंगा आभूषण सेट उपहार में दिया था। आरोप है कि बाद में सरकारी खजाने से इस कीमती तोहफे को बेहद कम कीमत पर खरीद लिया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। केस की सुनवाई के बाद इमरान खान ने विशेष अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए अभियोजन पक्ष के आरोप को खारिज कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा मामला दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने तर्क दिया कि वे पाकिस्तान दंड संहिता के तहत लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्हें उस उपहार के विशिष्ट विवरणों की जानकारी नहीं थी जो उनकी पत्नी को दिया गया था। अदालत के आदेश में कहा गया कि सजा तय करते समय इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी की महिला होने के पहलू को ध्यान में रखा गया। इसी आधार पर अपेक्षाकृत नरमी बरती गई और कम सजा दी गई। साथ ही अदालत ने कहा कि जेल में बिताई गई अवधि को सजा में जोड़ा जाएगा। फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के वकीलों ने संकेत दिए हैं कि वे इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। मामले में दोनों को पिछले साल दिसंबर में आरोपी बनाया गया था। इस साल अक्टूबर में इमरान और बुशरा बीबी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। दादी कौन सा प्लांट है? टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ऑर्डर ले ले भाई, ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार।
इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और खबर खेल के मैदान से बात क्रिकेट की। 2026 T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान हैं, वहीं अक्षर पटेल को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल को टीम में जगह नहीं मिल पाई है। वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन को टीम में जगह दी गई है। बीसीसीआई ने T20 विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं अक्षर पटेल को टीम में उप कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। भारत ने T20 विश्व कप के लिए जो टीम चुनी है, उसमें शुभमन गिल का नाम शामिल नहीं है। गिल अभी तक टीम के उप कप्तान थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी एक बार फिर अक्षर पटेल को सौंपी गई है। कुछ समय से शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। पिछले 15 T20 मैचों में गिल ने 24.25 के औसत से 137 के स्ट्राइक रेट से 291 रन बनाए हैं। इस दौरान वे एक भी 50 नहीं लगा पाए। गिल के बाहर होने के बाद संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी मिल सकती है। संजू ने 12 T20 मैचों में 183.70 के स्ट्राइक रेट से 417 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक शामिल हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन को टीम में जगह दी गई है। भारतीय टीम इस प्रकार है: सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन। T20 क्रिकेट विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज भी खेली जानी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भी यही टीम खेलती नजर आएगी। चयनकर्ताओं का मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज विश्व कप के लिए टीम इंडिया की तैयारियों के लिहाज से अहम साबित होगी। T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 7 फरवरी से होगा। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DT न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टींटोस मसाला। मसाले सच सच MDH। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पुलिस? मिस सीमा जी, अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो,
बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने परिधान और वस्त्र उद्योग को देश की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख स्तंभ बताया है। उन्होंने नई दिल्ली में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बेंगलुरु में केंद्र सरकार की मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके कुमारस्वामी के नेतृत्व में फ्रीडम पार्क में हुए इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के कई नेता और विधायक शामिल हुए। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम का पीआईबी ने खंडन किया है। इस योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था कि इससे रोजगार गारंटी को कमजोर किया जा रहा है, जबकि पीआईबी की पड़ताल में सामने आया है कि योजना के माध्यम से काम के अधिकार को विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ और मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनावों के नतीजों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। भाजपा ने ईटानगर निगम के 20 में से 14 वार्डों में जीत दर्ज की। इनमें भाजपा के 4 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। पासीघाट नगर परिषद चुनाव में भी भाजपा ने 2 सीटें जीती हैं। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। आयोग ने 97 से अधिक मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित होने के कारण सूची से हटा दिया है। चूंकि ये ड्राफ्ट सूची है, इसलिए मतदाता अपना नाम शामिल कराने के लिए 18 जनवरी 2026 तक आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। एनआईए ने महाराष्ट्र के दिनेश पुसू गावड़े हत्याकांड में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी संगठन के सदस्य हैं। माओवादियों ने गावड़े का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्हें शक था कि वे आरएसएस के सदस्य हैं और सुरक्षा बलों के साथ सूचनाएं साझा करते हैं। इसरो ने गगनयान मिशन की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई है। इसरो ने ड्रोग पैराशूट डिप्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये टेस्ट चंडीगढ़ में 18 और 19 दिसंबर को हुआ। इस परीक्षण का उद्देश्य गगनयान क्रू मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाले ड्रोग पैराशूट को जांचना था कि समय आने पर ये अपना काम सही ढंग से कर पाता है या नहीं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि में सालाना आधार पर 38% बढ़कर 31 अरब डॉलर हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात बढ़ने की वजह पीएलआई स्कीम का होना है, जिसने एप्पल जैसी दिग्गज वैश्विक कंपनियों को भारत में अपनी आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थानांतरित करने के लिए आकर्षित किया है। भारत की 5000 वर्ष पुरानी ध्यान परंपरा का वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में द्वितीय विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। इसमें भारत, एंडोरा, मैक्सिको, नेपाल और श्रीलंका के राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र अधिकारी शामिल हुए। श्री रविशंकर ने इसमें मुख्य वक्तव्य दिया और प्रतिभागियों को ध्यान सत्र कराया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने देश में उपलब्ध अंडों को मानव उपभोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित बताया है। प्राधिकरण ने कहा कि अंडों के सामान्य सेवन से कैंसर का कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये सुरक्षित और पौष्टिक हैं। दरअसल हाल के दिनों में सोशल मीडिया में अंडों को कैंसर से जोड़कर भ्रामक दावे किए गए थे। न्यूज नाइट के प्रायोजक